नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत, सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिभावकों से मिलता हूं तो उनसे मैं एक बात जरूर कहता हूं कि आप अपने बच्चे के लिए मकान भी बना दीजिए, आप उसके लिए कुछ और भी बना दीजिए, जमीन भी बना दीजिए, लेकिन अगर आपने उसके लिए शिक्षा का प्रबंध नहीं किया, उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी, तो ये तय मानिए कि आप उसके जीवन को बहुत सारा खालीपन उसको छोड़ रहे हैं। उसके जीवन की बहुत सारी पूर्णता उसके जीवन में आप नहीं दे रहे हैं। उसके जीवन को न्यून काम कर रहे हैं अगर आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप सब लोग भी यहाँ बैठे हैं या मंच पर बैठे हुए लोग हैं, हमारे दो तीन IAS अधिकारी बैठे हैं, अगर इनके माता पिता ने या इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी होती, या हमारे शिक्षाविद बैठे हुए हैं सामने की लाइन में, या मैं भी थोड़ा कुछ बोल पा रहा हूं आपके सामने, तो इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो शिक्षा का है। इसलिए हम सबको ये जरूर समझना चाहिए, जरूर ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो हमको जिम्मेदारी मिली है। और आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीकी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही है। शिक्षा में भी तकनीकी नवाचार का समावेश हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनोवेशन, नवाचार की बात करते हैं। और मैं एक बात जरूर, जब धन सिंह जी बोल रहे थे तो अभी इन्होंने मेरे से कुछ और काम करने हैं उसके बारे में बात की है, वो मैं जरूर करूंगा। लेकिन आप लोगों से मैं जरूर ये एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग अब जिस विद्यालय में भी पढ़ाएंगे, जहां भी आपकी शुरुआत होगी, वहां आप ओनरशिप उस विद्यालय की लेंगे, उस ग्राम सभा की ओनरशिप लेंगे, उस पूरे क्षेत्र की ओनरशिप लेंगे। और आपसे ये अपेक्षा है मेरी कि आप वहां जाकर, चूंकि जो पुराने समय के होंगे, अब जैसे हमारे नोडियाल जी हैं या आर्या जी हैं, ये तो सब हमारे अब वरिष्ठ लोग हैं, या और वंदना जी वगैरह आज आई नहीं है, या आप ही लोग बैठे हैं, तो सामने जो है ये सब लोगों का एक लंबा कालखंड एक नियम जीवन के संयम में, अनुशासन में आगे बढ़ गया। लेकिन जो नए लोग जा रहे हैं वो अपने विद्यालय को एक नवाचार से पूरी तरह से आच्छादित कर दें और एक नया माहौल आपके जाते ही वहां पर कि नए लोग आए हैं, नई टेक्निक लाए हैं, नया उजाला लाए हैं, माने कि नए गुरुजी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। ऐसा एक परिवेश बनाने का काम आप सबको करना है। करेंगे ना ये सब? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे भाव समझ रहे हैं आप? मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको देख के, आप लोगों की इतनी ज्यादा उमंग को देखकर मैं अंदर घुसा तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं आपसे ये बात जरूर करूं। और आज मैं आपके नियुक्ति पत्र समारोह में आया हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि आज गुरुजी लोगों से मैंने ये अपने लिए ये कुछ मांग लिया। अब देंगे ना ये सब? स्मार्ट क्लासरूम है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, अब ये सब जो है अब शिक्षा का ये अभिन्न अंग बन चुका है। आज हमारे सामने अनेक चुनौतियां भी हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हो, आर्थिक रूप से जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुंचानी हो, या बालिका शिक्षा में और जो बहुत सारे स्थान अभी हमारे रह गए हैं, उन स्थानों तक भी शिक्षा को पहुंचाना है, उन सबको भी उससे आच्छादित करना है। इन चुनौतियों का सामना करने में अब आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। मेरी आप सबसे ये भी अपेक्षा है कि अब आपका शिक्षण कार्य केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहे, उससे भी आगे जाना है आपने। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और उनके नैतिक मूल्यों के विकास में हमको अहम भूमिका निभानी है। देखिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ये
शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब काम भी मिल गया आगे का। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो आज एमए भी किए हुए हैं, एमकॉम भी किए हुए हैं, एमएससी भी किए हुए हैं, लेकिन वो लोग जो है आज कहीं ना कहीं उस प्रकार से काम पर नहीं लग पा रहे हैं जिस प्रकार की अपेक्षा है। तो उस दिशा में भी शिक्षा को ले जाना है। जरूरी नहीं है कि आपको वही विभाग मिला हुआ है कि प्रोफेशनल कोर्स आप ही ने करवाने हैं, आप उससे आगे भी जा सकते हैं। ये मान के चलिए कि मल्टीटास्क है ये आपके पास। अभी मल्टीटास्क के चक्कर में भूल भुलैया न बन जाए, उसमें भी हमको जो है बिल्कुल दिशा ठीक रखनी है कि बिल्कुल कहते हैं लक्ष्य तय दिशा स्पष्ट। इसलिए मेरे सामने अगर कोई बालक बालिका आ रहे हैं, छात्र छात्राएं आ रहे हैं, तो बच्चों को समझाते हुए नजर आए कि किस तरीके से आगे भविष्य में बच्चे अपने भविष्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। खबर बढ़ते आगे, दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पदयात्रा, आज से पदयात्रा की शुरुआत होगी। दिल्ली में ये अहम पदयात्रा मानी जा रही है। आज से पदयात्रा की शुरुआत होगी। लोगों से सीधा संवाद करेंगे पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम, और बुधवार को होना था पदयात्रा कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बढ़ाया गया था समय, तो लोगों से सीधा संवाद करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री रहे। 17 महीने बाद जिस तरीके से बेल पर बाहर आते हैं, जिस तरीके से जमानत पर बाहर आते हैं, उसके बाद से सिसोदिया का तेवर बिल्कुल जुदा है। और ये अहम पदयात्रा आम आदमी पार्टी के लिए भी मानी जा रही है, क्योंकि लोगों से सीधा संवाद करेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो चीज धूमिल हो रही थी उसे फिर से वापस लाने की मनीष सिसोदिया कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़े सुगबुगाहट की शुरू हो गई है। और क्या कुछ ये पदयात्रा आम आदमी पार्टी के लिए लेकर आती है, क्या कुछ खास लेकर आती है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए अभी लोगों से जुड़ना भी बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में ये पदयात्रा मनीष सिसोदिया से शुरू करेंगे। 14 अगस्त को ये पदयात्रा होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस ने अपील की, जिसके बाद इस पदयात्रा को आगे के लिए टाल दिया गया। और आज 16 अगस्त से आज ये पदयात्रा भी शुरू होगी। खास बात यह है कि आज सीएम केजरीवाल का जन्मदिन भी है, और ऐसे में आज पदयात्रा की शुरुआत हुई है। तो स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पदयात्रा 14 अगस्त को टाल दी गई थी, और आज से पदयात्रा की शुरुआत की गई है। तो दिल्ली की राजनीति में कुछ अहम होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। और ये पदयात्रा आम आदमी पार्टी के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि आगे होने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने का जो मौका मिलेगा, अपने आप को मजबूत करने का भी मौका मिलेगा धरातल पर। तो ऐसे में ये पदयात्रा आम आदमी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबरों में बढ़ते आगे, आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की मीटिंग में जमकर बवाल हुआ है। मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने सपा एमएलए को बोलने से रोका है। विधायक नफीस अहमद ने आरोप लगाया है, मुस्लिम होने के चलते बोलने से रोका गया। नफीस अहमद का ये कहना है, सपा के संविधान मान स्तंभ के कार्यक्रम में बवाल हुआ, जहां मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने सपा एमएलए को बोलने से रोका है। और कहा जा रहा है, नफीस अहमद कहते हैं कि मुस्लिम होने के चलते उन्हें बोलने से रोका गया है। तो धर्म को लेकर इस तरीके से सपा में मनमुटाव देखने को मिला है, और मुस्लिम होने के कारण उन्हें बोलने नहीं दिया गया है। नफीस अहमद का यह आरोप है, जिसको लेकर कार्यक्रम में इस तरीके का बवाल भी सामने आया। तो सपा के संविधान मान स्तंभ के कार्यक्रम में ये बवाल हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आपस में ही कार्यकर्ता मनमुटाव करते हुए नजर आए। और नफीस अहमद का कहना है कि वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। मोहम्मद आसिफ, क्योंकि एक तरफ जहां धर्म को कहती है तवज्जो नहीं दिया जाता सपा में, और इस तरीके का आरोप भी लगता है, इस तरीके का बवाल सामने आता है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कहीं न कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीवीएस फार्मूले पर आगे बढ़ते हुए उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं अगर आजमगढ़ की घटना की बात करें तो जिस तरह से संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम चल रहा था, और उसमें बतौर मुख्य अतिथि सपा सांसद
धर्मेंद्र यादव थे, जो अखिलेश यादव के भाई हैं। और ऐसे में उनके कार्यक्रम में जिस तरह से बड़ा बयान आया है सपा विधायक नफीस अहमद का, कहीं न कहीं इनके पीडीए फार्मूले पर झटका भी लग सकता है, क्योंकि सपा विधायक नफीस अहमद ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि मुस्लिम होने के चलते उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है और साथ ही साथ तो उनका विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में इस बड़े कार्यक्रम में जिस तरह से सपा विधायक नफीस का बयान आया और उसके बाद किस तरह से सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने भी इस मामले को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और उलमा काउंसिल का कहना है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का वोट बैंक लेना चाहती है, लेकिन जो उनकी उपेक्षा होती है, उनके जो दुख दर्द होते हैं, उसे नहीं बांटती है। हालांकि अब सियासत के इस गलियारे में जिस तरह से नफीस अहमद का बयान आया है और वह भी विधायक है, हालांकि बवाल हुआ, बवाल के दौरान सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने भी बचाव भी किया। बिल्कुल आसिफ, क्या धर्मेंद्र यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस बवाल के बाद? देखिए, इस मामले को पूरी तरह से ढकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बवाल बड़ा था और यह बवाल कहीं न कहीं दूर तलक मैसेज दे रहा है। और जिस तरह से श्रुति बता दें कि समाजवादी पार्टी कभी गुंडई, लफंगाई और उचक्केबाजी में कहीं न कहीं बदनाम रहती थी। विपक्षी लगातार निशाना साधते रहते थे कि गुंडा राज कायम होता है समाजवादी पार्टी में, इनमें अनुशासनहीनता, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। और इस कार्यक्रम, धर्मेंद्र यादव के कार्यक्रम में जिस तरह से बवाल हुआ और यहाँ तक कि एक पत्रकार जो वीडियो बना रहा था नोक-झोंक के बयान की, उसके ऊपर भी हमला किया गया, मामले की शिकायत भी हो गई। तो यह कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से एक सपा विधायक ने मोर्चा खोला, बयान दिया, ऐसे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, दूसरी तरफ उपचुनाव है, ऐसे में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसका जब ये संदेश जाएगा, क्योंकि मुस्लिमों को टारगेट करती है, पीडीए का नारा देती है, अल्पसंख्यक की बात करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन इस तरीके का दृश्य भी सामने आता है। और खुद जो उनके पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो खुद ये कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक है उनके पास, एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और ऐसे में वो खुद कह रहे हैं कि मुस्लिमों को, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो मुस्लिमों में इसका संदेश अब क्या जाएगा? कहीं न कहीं मुस्लिमों की समाजवादी पार्टी के प्रति नाराजगी भी पहले भी देखी जा चुकी है, चाहे आजम खान का मामला हो या फिर इरफान सोलंकी का मामला। इसमें जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए था समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, नहीं उठाया। लेकिन एक एयर बनाया समाजवादी पार्टी ने, और एयर इसलिए भी बनाया कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके, और एक फोकस तैयार किया गया कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को कई शिकस्त दे सकती है। तो ऐसे में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक था वह कूच कर गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन जिस तरह से आजमगढ़ में जो घटना हो रही है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक विधायक ने बड़ा आरोप लगाया और यह कहा कि मुस्लिम होने के चलते उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से इसका खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम विधायक हैं और एक अपना वोट बैंक रखते हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से खामियाजा समाजवादी पार्टी आगे भविष्य में भुगतती है। तो अब जिस तरीके से आजमगढ़ में बवाल सामने आया, उसके बाद से सियासत भी तेज हो चली है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के एशियाई फर्टिलाइजर की जहरीली गैस की वजह से 10 किलोमीटर की दूरी तक के ग्रामीण अब परेशान हो गए हैं। एशियाई फर्टिलाइजर की जो जहरीली गैस की पाइप फटने के कारण सभी परेशान नजर आ रहे हैं। आए दिन इससे हजारों की संख्या में जानवर की मौत हो रही है। इलाके के हरे भरे पेड़ पौधे भी जहरीली गैस से प्रभावित है। आपको बताएं कि स्टैंड फर्टिलाइजर सेट की पाइप फटने के कारण ऐसी स्थिति बन गई है। वह स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं होती है। मामले पर तहकीकात करने के लिए एसडीएम चौरी चौरा पहुंचे हैं। चौरी चौरा पुलिस एवं पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो सरदार नगर है, गोरखपुर से महज 25 किलोमीटर दूरी का गांव है सरदार नगर सरैया, जहां पे करीब 30 साल
से ये एशियन फर्टिलाइज़र चल रहा है, जहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं आए दिन ज़िंदगी और मौत से जूझते नज़र आते हैं। अगर हम बात करें एशियन फर्टिलाइज़र की, तो तमाम यहाँ पे ऐसे गैस है जो आए दिन छूट जाती है। यहाँ के पशु पक्षी और जानवर और तमाम गांव के लोग, खेती किसानी तमाम चीज़ें बर्बाद होती नज़र भी आती है। किसान काफ़ी आहत भी है। इस कड़ी में कुछ किसान भी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार क्या माजरा है, क्या कहेंगे? इतनी रात को आप लोग लामबंद होकर के भीड़ लगाए हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? इतनी रात को हम लोग भीड़ इसलिए लगाए हैं, इस सुबह से ही आज गैस इनका लीक हो रहा है। सुबह 11 बजे से लीक हो रहा है, अभी तक इतना गैस फैल गया पूरे गाँव में। 2 बकरियाँ मर गई हैं, आदमी को एकदम गटर एकदम खांसी एकदम जैसे हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग, सीना दर्द हो रहा है। तब हम लोग तबाह हुए हैं, पूरा भैंस गांव पूरा गांव लोग तबाह हुए हैं। तब हम लोग तबाह हुए हैं तो फैक्ट्री पाए हैं, शासन प्रशासन आया है, अभी तक कोई हल नहीं निकला। ऐसी घटनाएं कितनी बार हो चुकी हैं और कितनी बार आप लोगों ने शिकायत की कि बहुत बार शिकायत की है, बहुत हजारों बार शिकायत हो चुका है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ है जी। बस आते हैं लोग चले जाते हैं। ऐसे में सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ही मांग है हमारी कि फैक्ट्री बंद कराए और नहीं तो हम लोग को कहीं बसवा दे। और सरकार से ही हमारी मांग है, फैक्ट्री फैक्ट्री बंद कराए, नहीं तो हम लोग और कहीं बसा दें। अभी इतनी रात को लोग भीड़ लगाए हैं, तो कौन से गैस फट गई है? H2S गैस फटी है जी, H2SO4 फट गई है गैस। उसका प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं जी। हाँ, सांस हम लोग नहीं ले पा रहे हैं जी। बात करने का भी प्रयास करेंगे। कुछ लोग क्या कहेंगे आप? इतनी रात को हमारे काम बंद होकर के आप लोग भीड़ लगाए हैं, तो क्या माजरा है? आखिरकार ऐसी क्या याद पड़ी कि फैक्ट्री तो आप लोग लामबंद होकर के भीड़ लगाए हुए हैं? इसके फैक्ट्री से जहरीली गैस निकली है। यह हर साल का इनका काम है, हर साल जहरीली गैस निकलता है। ये एसिड बनाते हैं, कई प्रकार के फर्टिलाइज़र बनाते हैं, एसिड से कई प्रकार के फर्टिलाइज़र बनाते हैं। इनका प्लांट जो है 30 वर्षों से चल रहा है, वो ऐसा प्लांट है कि इस प्लांट को ऐसे घनी आबादी में बैठाना ही नहीं चाहिए सरकार को। ये तो कहीं आबादी नहीं रहती है, वहाँ बैठाना चाहिए इसको। लेकिन यह 30 वर्ष से चल रही है, इसका लाइफ केवल 10 साल का है। हम लोग पता किए हैं, इंडिया में ऐसे 19 प्लांट बंद पड़े हुए हैं। 10 साल 11 साल 12 साल जाते सारा इसका कल पुर्जा जो है बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है एसिड से। इनका जा करके मुआयना किया जाए, चेक किया जाए। एक भी पुर्जा इनका सुबहित नहीं मिलेगा, सब पर चक्ति लगा हुआ है। चक्ति लगा करके ये अपना प्लांट चलाते हैं, इसलिए गैस रिसाव कर देता है। और जब गैस रिसाव करता है तो जनता गौवा छोड़ करके भाग जाती है। खेती बाड़ी सांस ओस लेना दुर्लभ हो गया है। गाय भैंस नहीं लोग पाल रहे हैं। फल जितने हैं वृक्ष फलदार, वो फल नहीं दे रहे हैं। जनता पूरा तबाह हो गई है। 10-12 गांव की जनता तबाह हो गई है। ऐसे में सरकार से क्या मांग है यार? सरकार से हमारी यही मांग है, या तो फैक्ट्री यहाँ चलाएं या तो गांव यहाँ रहने दें। फैक्ट्री चलेगी तो गांव वाले नहीं रह पाएंगे। अगर गांव को बसाना है तो फैक्ट्री को बंद करवा दें, और नहीं तो फैक्ट्री को चलाना है तो 10-12 गांव जो इसके इर्द गिर्द हैं उसको कहीं और अन्यत्र ले चल करके बसा दें। गैस आज फटी है, कब फटी है? ये तो डेली गैस निकल रहा है, आज की बात थोड़ा ही है। डेली गैस निकलता है। हम लोग डेली इनको सूचना देते हैं, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रेंगता है। डेली सूचना दिया जाता है। अधिकारियों से शिकायत होती है? आला अधिकारियों से हम लोग हर साल पत्रक दिए हैं, फसलों को ले जा करके दिखाए हैं, जली हुई फसलों को दिखाए हैं, मरे हुए भैंस गोरू चौओं को दिखाए हैं, सब पोस्टमार्टम भी हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। पॉल्यूशन बोर्ड का हम लोग घेराव किए थे, वहाँ भी पॉल्यूशन बोर्ड अधिकारी लोग आते हैं, उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा कर चले जाते हैं। जनता तबाह हो गई है। अब जनता तबाह है, इतना तबाह हो गई है कि अब बर्दाश्त के बाहर है। जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी, मजबूर होकर के कोई गलत कदम भी उठा सकती है जनता। और लोग जो है बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग रात को लामबंद है और लामबंद होकर के आप लोग फैक्ट्री गेट का घेराव भी किए हैं, तो ऐसे में क्या मांग है और क्यों घेराव किया? मेरा इसमें H2SO4 कंपनी मतलब बनाती है एशियन फर्टिलाइज़र है, जो छोटी देवकन्या में है, स्थापित है 1993 से। ये लमसम जो भी 2024 तक जो भी साल हुआ हो,
इसमें H2SO4 हर साल पर डे, गेहूँ सीजन में गेहूँ जल जाता है, धान के सीजन में धान जल जाता है। जो भी फलदार वृक्ष होते हैं वो फल नहीं देते हैं। जो भी व्यक्ति अदर स्टेट से जो चाहे रिश्तेदार आते हैं यहाँ पर गैस छोड़ देता है, वो लोग सांस लेने में दिक्कत हो। हम लोग तो ले ही रहे हैं। जंतु है जो पशु पक्षी है वो भी मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, कभी ज़्यादा छोड़ देता है। इसमें सरकार से क्या मांगता है? इसमें सरकार से यही मांग है, या तो हम लोग को कहीं अलग स्थापित कर दे, घर दे के, या तो यहाँ फैक्ट्री चलाए, अन्न फैक्ट्री चलाए तो हम लोग को इधर से हटा दे कहीं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे से लेकर के बड़े वर्ग के, हर वर्ग के लोग यहाँ देखिए, छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करूँगा। क्या करेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये फैक्ट्री बंद। जी मैं बात करूँगा, एक बुजुर्ग हैं, काफ़ी सीनियर लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर जी हम यही कहना चाहता हूँ, आज तक 30 वर्षों से हम लोग कई बार धरना इसको सूचना दिए, ले जाके हम लोग के गुलरिया थाना पर बंद करके रात भर मच्छर काटते काटते हम लोग को खाना मिला, न पानी मिला, रात भर जो की इधर को उधर चलते रह गए, कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार से यही मांग है, या तो जो की हम लोग को कहीं बसावे, आना तो जो की फैक्ट्री को बंद करें। जैसा कि आपने देखा, ग्रामीण जो है इस फैक्ट्री से काफ़ी आहत है। ग्रामीणों की मांग है या तो सरकार इनको कहीं स्थान दे उचित, जहाँ पे रह सके, नहीं तो इस फैक्ट्री को ताला लगा दे। क्योंकि ग्रामीणों का जो आरोप है, ग्रामीण जो कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट्री है निरंतर कुछ ऐसे गैस छोड़ती है जिससे यहाँ के ग्रामीणों की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।